सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के क्लास 12th की इकोनॉमिक्स के एक और प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस मैंने आपको जो है 4 से 5 सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर जो कि सीबीएसई आपके लिए रिलीज करता है, उसको जो है मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ, वो भी हिंदी मीडियम में। प्लेलिस्ट के अंदर जो है सारी की सारी वीडियोज़ जो है ऐड है। मेरे भाई, अगर आपने जो है कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जो है आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है टाइम टू टाइम जो है मिलती रहे। ठीक है, तो बात करते हैं हम इस सैंपल पेपर के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के क्वेश्चनों के रिगार्डिंग। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका कहता है, स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन में पूछता है, स्टेटमेंट 1 के अंदर ये कहता है कि भाई आपको जो है उपभोग फलन, उपभोग और बचत के बीच के संबंध का वर्णन करता है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो उपभोग फलन क्या होता है? C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये होता है आपका। तो यहाँ तो बचत की कोई बात ही नहीं होती है, तो स्टेटमेंट 1 हो गई आपकी गलत। उपभोग फलन के दो घटक होते हैं, स्वायत्त और प्रेरित। तो ये स्वायत्त होता है, ये प्रेरित होता है, ये ओके है। कथन 1 गलत है, कथन 2 ओके है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। कहता है कि पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर विनिमय दर प्रणाली का एक लाभ नहीं है। स्थिर जिसमें सरकार डिसाइड करती है, तो विदेशी विनिमय दर में स्थिरता सुनिश्चित करना, तो ये तो स्थिर है, तो स्थिर ही रहती है, ये ओके है। विदेशी मुद्रा के अल्प या अधिमूल्यांकन की, विदेशी मुद्रा के अल्प या अधिमूल्यांकन की संभावना, ये जो है इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, सट्टे पर रोक भी लग जाती है इससे, और समष्टि अर्थशास्त्र की नीतियों का समन्वय सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि सब कुछ फिक्स रहता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन जो ये सेकंड पॉइंट है, विदेशी मुद्रा के अल्प और अधिमूल्यांकन की जो है किसी भी तरीके की कोई संभावना जो है नहीं होती है, ये इसका जो है लाभ नहीं है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। कहता है कि पहचानिए इनमें से कौन सा भारत के भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में दर्ज किया जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये वाला क्वेश्चन जो है एक फिक्स है। मैंने आपको बोला पैसे का आना क्रेडिट साइड, पैसे का जाना डेबिट साइड। ठीक है, पहले आपको घटक देखना है, चालू का पूछा गया है या पूंजी का, तो उसने बोला है पूंजी खाते का घटक बताना है। तो देखिए, पूंजी खाते का जो घटक, पहले तो आपको घटक पता होना चाहिए। पहले देखो पैसा इसमें कौन कौन से, देखो जहां से पैसा आ रहा है। ठीक है, इंग्लैंड से एक भारतीय द्वारा प्रेषित धनराशि, ठीक है, तो पैसा आ रहा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अभी चालू और पूंजी को भूल जाइए। ठीक है, विदेशों में परिसंपत्तियों में भारतीय द्वारा निवेश, ये पैसा जा रहा है। ठीक है, एक किसी अमेरिकी कंपनी द्वारा किसी भारतीय कंपनी के अंशों का क्रय, पैसे आ रहे हैं। ठीक है, भारत से मसालों का निर्यात, पैसे आ रहे हैं। ठीक है, 3 ट्रांजैक्शन दे रखे हैं क्रेडिट के, एक दे रखा है डेबिट का, तो डेबिट वाला तो हटा ही दी। इसमें पूछा है तो अब देखिए, कह रहा है पहचाने निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में दर्ज किया जाएगा। तो डेबिट का तो भाई एक ही ट्रांजैक्शन दे रखा है यहाँ पे, कौन सा था? बी, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे कहता है चालू खाते के घटक एक मिसिंग है। यहाँ पे 3 घटक होते हैं, वस्तुओं का, सेवाओं का और एक पक्षीय हस्तांतरण। तो यहाँ क्या मिसिंग है? सेवाओं का व्यापार। ठीक है, वस्तुओं का, सेवाओं का और एक पक्षीय हस्तांतरण में जो है डील करता है चालू खाता। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा बी। फिर कहता है कि किसी राष्ट्र का आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक सीमा क्या होती है? एक ही होती है। इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो ज्योग्राफिकल लिमिट होती है वो एक ही होती है। क्या ये चीज ठीक है, क्या ये चीज गलत है? भारत में अमेरिकी दूतावास भारत के आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है। ये आपको जो है डोमेस्टिक टेरिटरी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको जो है डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो भारत के अंदर जो मान लीजिए अमेरिका की बिल्डिंग है, जो अमेरिका की एम्बेसी है, जो दूतावास है,
वो कह रहा है भारत के आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो भाई ये जो बिल्डिंग जितने एरिया में ये बिल्डिंग है अमेरिका की, वो एरिया अमेरिका की घरेलू सीमा के अंदर आएगा, ना कि भारत की। तो ये गलत दे रखा है, ठीक है। और किसी राष्ट्र का आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक सीमा एक ही होती है, ये भी गलत दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए भारत का जो मैप है, भारत का जो मैप है वो तो हो गई उसकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। और इसके बाहर जितनी भी चीजें भारत का कोई बंदा या भारत की जितनी भी चीजें इस मैप से जो बाहर है, महासागरों में कहीं पे भी हो, ठीक है, दूसरे देशों में कहीं पे भी हो, वो भी भारत की क्या होती है, घरेलू सीमा का पार्ट होती है। तो ये दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत दे रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन दे रखा था घरेलू सीमा से रिलेटेड। मुद्रा वह वस्तु होती है जिसे साधारणतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ओके दे रखा है पॉइंट। मुद्रा की आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को हल किया था, बिल्कुल किया था जी। तो ये दोनों जो है बिल्कुल ओके दे रखे हैं। वस्तु विनिमय में कठिनाई थी जिसकी वजह से मुद्रा आई थी। मान लीजिए कि काल्पनिक अर्थव्यवस्था में स्वायत्त उपभोग 500 है, एमपीसी इतना है, तो बचत कितनी होगी? तो बचत आपको बतानी है। तो बचत का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। बचत का फॉर्मूला होता है माइनस का एस बार प्लस एमपीएस वाई, ये होता है। अगर ये 500 है तो भाई ये माइनस का 500 हो जाएगा, ठीक है। अगर एमपीसी 0.8 है तो ये 0.2 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस का 500 0.2 वाई, ये लिखा हुआ है मेरे भाई यहाँ पे। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है अगर एमपीएस का अधिकतम सीमांत एमपीएस का अधिकतम मूल्य क्या हो सकता है, 1 इकाई हो सकता है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो बिल्कुल हो सकता है जी। एमपीएस का मूल्य आय के समस्तर पर बचत शून्य होती है। आय के समस्तर पर मतलब जहां आय जो है इक्विलिब्रियम पर होती है, जहां आय जो है इक्विलिब्रियम पर होती है वह बचत जो है शून्य होती है। दोनों बातें ठीक दे रखी है, लेकिन इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर बात चल रही थी एमपीएस की, नीचे बात चल रही है सिर्फ बचत की, ठीक है। तो बात दोनों ठीक है, लेकिन रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे रहा है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। सीआरआर के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये मांग और सावधि जमा देनदारियों का एक निश्चित प्रतिशत है जिसे प्रत्येक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो सही है। केंद्रीय बैंक निर्धारित की जाती है, बिल्कुल ठीक है। ये वाणिज्य बैंकों पर बाध्यकारी नहीं होता, तो बाध्यकारी होता है, सभी बैंकों को देना पड़ता है। तो ये जो है मेरे भाई गलत स्टेटमेंट है, असत्य वाली उसने बोला था, असत्य वाली पहचान कीजिए। आय का संतुलन स्तर तब निर्धारित होता है जब प्रत्याशित व्यय और प्रत्याशित उत्पादन एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये चीज सही है, क्या ये चीज गलत है, ये आपको बताना है। आय का संतुलन स्तर उत्पादन के पूर्ण रोजगार के समान या असमान हो सकता है। दोनों स्टेटमेंट आपको जो है बतानी है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। ये भी ठीक लिखा हुआ है, ये भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन इस बात का इससे कोई लेना देना। यहाँ बात चल रही है पूर्ण रोजगार की, यहाँ किसकी बात चल रही है, यहाँ बात चल रही है पूर्ण रोजगार की, कि पूर्ण रोजगार के बिना भी हो सकता है, पूर्ण रोजगार पर भी हो सकता है संतुलन। ऊपर बात चल रही थी प्रत्याशित व्यय प्रत्याशित उत्पादन की, ठीक है। तो यहाँ बात चल रही है मान लो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की, ठीक है, कि जब AD इज इक्वल टू एस होता है तो संतुलन होता है। तो हाँ जी बिल्कुल ये बात तो ठीक है। यहाँ बात चल रही है पूर्ण रोजगार की, तो इसका इससे कोई लेना देना जो है वो नहीं है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई दोनों ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ये हो गई बात आपके MCQ क्वेश्चनों की। अब हम बात कर लेते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चनों के रिगार्डिंग समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। भुगतान संतुलन खाते में स्थिरता बनाए रखने के लिए समायोजनकारी लेन देन किए जाते हैं। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो दो तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, स्वप्रेरित मदे और समायोजक मदे। तो बिल्कुल ये बात ओके दे रखी है। आपको लिखा है स्वप्रेरित मदे भुगतान संतुलन में बैलेंस होगा, असंतुलन होगा उसको बिना देखे किए जाते हैं, और ये उसको बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही दे रखी है, आप इसको यस लिख देंगे, ठीक है।
और दोनों में डिफरेंस भी आता है, स्वप्रेरित मदे और समायोजक मदे, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। मुद्रा का जो मूल्य ह्रास होता है डेप्रिसिएशन, वो किसी राष्ट्र के निर्यात को प्रोत्साहित कर सकता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, मान लीजिए $1 पहले 70 रुपए का था, अब $1 जो है वो मान लो 80 रुपए का हो गया। इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। ठीक है, जो चीज पहले हमारी इंडियन करेंसी, जिस डॉलर को हमारी इंडियन करेंसी 70 रुपए में खरीद रही थी, अब उस इंडियन करेंसी, उसको खरीदने के लिए अब हमारे को इंडियन करेंसी में 80 रुपए देने पड़ेंगे। मेरी इंडियन करेंसी की वैल्यू घट रही है, तो इससे विदेशियों के लिए हमारी वस्तु सस्ती हो जाती है, जिससे निर्यात जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि दूसरा हमारी वस्तु जो है सस्ती हो जाती है। तो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट दे रखी है। उसके बाद ये मैं कराऊंगा नहीं, न्यूमेरिकल मैं किसी में भी नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल है। उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, आप बहुत ही अच्छे से उसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्लीट TR जैन सपोर्ट मटेरियल, एक एक चीज मैंने आपको जो है करा रखी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो ना मिले आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर अब भी ये नहीं हो रहा है तो। ठीक है, बिल्कुल दोनों चैप्टरों के न्यूमेरिकल, नेशनल इनकम के भी और इसके भी, भाई हर वीडियो में बोलता हूँ, 2 वीडियो बना रखी है, कंप्लीट उस वीडियो को देख लीजिए। ADAS वाले न्यूमेरिकल और राष्ट्रीय आय के न्यूमेरिकल, अगर उस वीडियो को देखने के बाद भी ना हो तो आप मुझे बोलिएगा। यदि पूर्ण रोजगार स्तर पर अंतिम वस्तुओं की वास्तविक मांग और अंतिम वस्तुओं की वास्तविक उत्पादन से कम हो, तो ये CBSE का फिक्स क्वेश्चन है, कंफ्यूज करके दे रखा है। अब ये सिंपल सी बात है, ये कह रहा है मांग जो है ना, वो मांग जो है, ये एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो फिर क्या होगा? तो इसमें जो है कहता है इसके पास इन्वेंट्री का अनावश्यक संचय जो है हो जाता है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है उत्पादकों के पास बिना बिका हुआ माल रह जाता है। तो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट दे रखी है। 4 चीज़ें होती है, AD ग्रेटर देन AS, AD लेस देन AS, और इस तरीके के 4 वो होते हैं। 4 में से एक CBSE का फिक्स क्वेश्चन है, आता ही आता है। ये फिर वही आ गया आपका APC APS वाला। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल देख के आप कर लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य फिक्स क्वेश्चन है, CBSE का, घर से ही लिख के लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है बताना है कि ये सरकार का बैंकर जो है कैसे होता है। 4 नंबर का फिक्स क्वेश्चन। नोट जारी करना, सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, अंतिम ऋणदाता, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों के बीच में अंतर बताइए, तो इससे हलवा क्वेश्चन तो कोई होगा ही नहीं। इसके बाहर को टाला नहीं जा सकता, इसको टाला जा सकता है। इसके उदाहरण लिख दीजिए, इसका GST लिख दीजिए, इसको ऑन द स्पॉट पे नहीं करना पड़ता, इसको ऑन द स्पॉट पे करना पड़ता है। इतने 3-4 लिख दीजिए, काफी है। ठीक है, सरकारी बजट का उद्देश्य फिक्स क्वेश्चन है CBSE का। ठीक है, संसाधनों का पुनः आवंटन और आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, ये 2 तो मेरे भाई आते ही आते हैं, रिपीटेडली CBSE में 1000 बार पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आय के पुनः वितरण का मतलब होता है कि सरकार जो है करों को और सार्वजनिक व्यय के माध्यम से आय की असमानता को दूर करती है, धनी वर्ग की आय को कम करने के लिए टैक्स लगाती है, और गरीबों को कल्याण के लिए सब्सिडी वगैरह जो है, मुफ्त सेवाएं वगैरह प्रदान करती है, ताकि इनकम इनक्वालिटीज जो है अर्थव्यवस्था के अंदर कम हो। उसको जो है आय का पुनः वितरण कहते हैं। ये फिर से आपसे जो है सरकारी बजट पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है मान लीजिए काल्पनिक अर्थव्यवस्था में ये आंकड़े दिए गए हैं, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा जो है निकालिए। तो मैंने आपको बोला था क्या तो तीनों का मीनिंग आ जाता है या इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए राजस्व घाटा निकाल लेते हैं। राजस्व घाटे के अंदर सिर्फ राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां आती हैं। ठीक है, तो कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां होती हैं। ठीक है, और तो ये कितना हो जाएगा आपका 2000, और ये हो जाएगा आपका 3200। ठीक है जी, और राजस्व व्यय कितना दे रखा है? राजस्व व्यय दे रखा है 3700। तो 500 करोड़ का जो है घाटा हो जाएगा आपको। ठीक है जी, राजस्व के लिए। और रही बात राजकोषीय घाटे की, तो राजकोषीय घाटे के अंदर राजकोषीय घाटे के अंदर क्या आता है? राजकोषीय घाटे के अंदर अगर ऋण दे रखा होता आपको तो सीधा सीधा आ जाता है। इसमें आता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, इसमें सब कुछ आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये
ये, ठीक है, और ये, इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, इन सबको जोड़ दीजिए और उसमें से क्या क्या माइनस कर दीजिए, उसमें से जो है ये और ये माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सारे कंपोनेंट को यूज करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 735, ठीक है, क्योंकि उधार नहीं दे रखा। अगर उधार दे रखा होता तो सीधा ही उधार जो है आंसर हो जाता है इसका। उसके बाद कहता है सार्वजनिक प्रावधान तथा सार्वजनिक उत्पादन में अंतर बताइए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन देंगे। सार्वजनिक प्रावधान उन वस्तुओं को संदर्भित करता है जिन्हें सरकारी बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और जनता द्वारा किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान के बिना इनका उपयोग किया जा सकता है। सरकार ऐसी आवश्यक चीजें जो सरकार को लगता है कि ये भाई सोसाइटी के लोगों को जो है मिलनी चाहिए, ठीक है, सोसाइटी के लोगों को जो है मिलनी चाहिए, उस चीज को कहते हैं सार्वजनिक प्रावधान, जो सरकार अपने बजट में बताती है। और उत्पादन का मतलब क्या है? सार्वजनिक उत्पादन का संबंध उन वस्तुओं से है जो सीधे सरकार द्वारा उत्पादित की जाती है, जो सरकार खुद बना रही है, ठीक है। इसके लिए भुगतान देना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता, वो उसके ऊपर है। सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया कि गरीबों ये मिलेगा ही मिलेगा, मैं दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें लाइक पार्क कह लीजिए, ठीक है, सरकार पार्क बनवा रही है आपके लिए, तो उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना, ठीक है। सरकार ने बोला जी हर स्टेट के अंदर जो है कम से कम, हर स्टेट के अंदर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए सरकार ने बोला हर स्टेट के अंदर जी कम से कम 20 जगह तो पार्क होंगे ही होंगे और सभी पार्कों के अंदर जिम वगैरह का जो है इंतजाम होगा। तो ये क्या है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना। सरकार ने अपने प्रावधान में बोल दिया, अपने बजट के अंदर बोला कि जी हम हर स्टेट के अंदर 20-20, 30-30 पार्क बनवाएंगे जिसमें सब में जिम की फैसिलिटी होगी। तो वो होता है सार्वजनिक प्रावधान, जो सरकार को लगता है कि सोसाइटी के लोगों को चाहिए ही चाहिए। और सार्वजनिक उत्पादन का मतलब क्या है? जिस चीज का प्रोडक्शन सरकार कर रही है, वस्तुएं सेवाएं, उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सरकार लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकती है और उसके लिए पे भी करना पड़ सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये आपको एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, फिक्स क्वेश्चन सीबीएसई का, ठीक है, बार बार बाध्यताएं क्या होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक बाध्यताएं क्या होती है, और तो ये आप लिख दीजिएगा, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। विस्तार से बताइए कि कार्बन मूल्य निर्धारण को कैसे और क्यों प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसके आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन मूल्य के बारे में यहाँ पे देखिए पूरा दे रखा होगा, यहाँ से कार्बन मूल्य निर्धारण या तो उत्सर्जन पर शुल्क लगाकर, या ये पूरा यहाँ से आप जो है ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये पैराग्राफ वाले, ये फ्री के नंबर, इससे ज्यादा फ्री का नंबर कोई सा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। एक तो ये पैराग्राफ वाले, एक वो जो डेटा को एक्सप्लेन करने वाला आता है वो, ठीक है, और एक आपका केस स्टडी वाले, ये फ्री के नंबर होते हैं। आप इसमें कुछ भी लिखेंगे आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ये हो गया आपका मेरे भाई, ये हो गया आपका समष्टि, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने भारतीय अर्थव्यवस्था पे। कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के विदेशी व्यापार में डैश को छोड़कर कई सारी विशेषताएं थी। तो हमारे विदेशी व्यापार के अंदर कहता है वस्तु उत्पादन, व्यापार और प्रशुल्कों की प्रतिबंधात्मक नीतियां थी, बिल्कुल थी। भारत के निर्यात और आयात पर ब्रिटिश का एकाधिकार था, बिल्कुल था। भारत से शेष विश्व के लिए मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड कर सकते थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो ये गलत है जी, सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश के कारण चीन की तीव्र जनसंख्या दर को नियंत्रित करने में सक्षम हुआ, एक शिशु नीति। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये कब आई, कब हमने इसको चीन ने अडॉप्ट करा, इसके इफेक्ट लास्ट वाले सैंपल पेपर में इसके इफेक्ट पूछे गए थे। आधुनिकीकरण एक महत्वपूर्ण आर्थिक नियोजन उद्देश्य है जो डैश पर जो है केंद्रित है, ठीक है। आधुनिकीकरण आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य है। नीति पंचवर्षीय योजना के जो उद्देश्य होते हैं उसमें एक उद्देश्य आधुनिकीकरण, जो कह रहा है जो किस पे केंद्रित है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में, आय व संपत्ति का समान वितरण पे, सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने में। इसमें से क्या, नई टेक्नोलॉजी का लाना और मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन किस चीज को कहते हैं, लोगों की सोच बदलना भी मॉडर्नाइजेशन है,
ठीक है, केवल नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, जैसे लोग अब फीमेल्स को पहले पढ़ने नहीं जाने देते थे, अब पढ़ने जाने देते हैं, अब मेल और फीमेल में इक्वालिटी दिखाना, इट्स कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। चीन में वर्तमान तीव्र औद्योगिक विकास की जड़ें 1978 में लागू किए गए आर्थिक सुधारों की खोजी जा सकती है, जहां प्रारंभ में कृषि, विदेशी व्यापार, निवेशी क्षेत्रों में सुधार किए गए थे, दोहरे मूल्य निर्धारण की नीति अपनाई गई थी, सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीतियों को रद्द कर दिया था, सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीतियों को रद्द कर दिया था, यार ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहता है इसमें से हमें बताना है किसकी वजह से तेज आर्थिक विकास हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रद्द कर दी गई थी, बल्कि ये अडॉप्ट की गई थी, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। ये दोनों बिल्कुल ओके लिखे हुए हैं, 1 और 2। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो हो जाएगा सी। उसके बाद कहता है डैश जो है वो एक ऐसी खेती प्रणाली है जो कि क्या करती है, पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करती है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, जैविक खेती। जैविक खेती क्या होती है, इसका अर्थ, इसके लाभ, इसके हानि, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस के अंदर जो है सारा कुछ बता रखा है। वीडियोस ना मिले तो मेरे से ले लीजिएगा, विद आंसर चैप्टर वाइज आपको एक एक क्वेश्चन जो है मैंने उसके अंदर कराया है। उसके बाद कहता है भारत, पाकिस्तान और चीन की भौतिक खदान संपन्नताओं में तो काफी समानता है, परंतु उनकी राजनीतिक व्यवस्था जो है वो बिल्कुल अलग है। तो क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। भारत पाकिस्तान दोनों में एक बड़ा निजी क्षेत्र विकसित करने पर अधिक बल दिया था। भारत व पाकिस्तान दोनों ने एक बड़ा निजी क्षेत्र विकसित करने पर अधिक बल दिया था, तो ये बात गलत है, क्योंकि हम तो स्टार्टिंग में सार्वजनिक क्षेत्र पे जो है काम कर रहे थे। तो पहली ठीक है, दूसरी गलत है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कहता है जी मानव पूंजी निर्माण के स्रोत के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, फिक्स क्वेश्चन है ये। ठीक है, शिक्षा पर व्यय, सूचना पर व्यय, कार्यबल पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय गायब है यहाँ पे। ठीक है, और दो गायब है, तो हमें बताना है कौन कौन सा यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, पहले लिखा हुआ है स्वास्थ्य पर व्यय व विद्यालयों पर व्यय, तो विद्यालय तो शिक्षा ही आ गया। तकनीकी पर व्यय, ज्ञान पर व्यय, प्रवासन पर व्यय व ज्ञान पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय और प्रशासन पर व्यय, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो डी है। ठीक है, ये शिक्षा हो गया, ये भी शिक्षा हो गया, शिक्षा तो ऊपर लिखा हुआ ही है। ठीक है, ये भी शिक्षा हो गया, विद्यालय, ज्ञान, ज्ञान, तो ये तो तीनों ही शिक्षा हो गए, शिक्षा तो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अब कहता है कि ये कॉलम दे रखे हैं, इसमें क्या बताना है, हमें मिलान करना है। सीमेंट की दुकान का मालिक जो है वो कौन होगा? मेरी खुद की सीमेंट की दुकान है, तो भाई मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। निर्माण मजदूर जो काम मकान बन रहा है, जो मकान बन रहा है वो क्या होते हैं? निर्माण मजदूर, तो वो होते हैं आपके ये दिहाड़ी वाले मजदूर, अपना आओ रोज का दिहाड़ी कमाओ ले पैसे। और इंजीनियर होते हैं नियमित वेतनभोगी, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे वर्कर के टाइप अच्छे से पढ़ाए हैं, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। आर्थिक सुधारों को लागू करने के उपरांत पाकिस्तान ने डैश कारणों से विकास में मंदी का अनुभव किया। आर्थिक सुधारों को लागू करने के बाद पाकिस्तान ने किन रीजन की वजह से उसको ऐसा फील हुआ कि उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है? किन रीजन की वजह से ऐसा हुआ? कृषि क्षेत्र को अस्थिर प्रदर्शन की वजह से, विदेशों से विप्रेषण पर अत्यधिक निर्भरता, राजनीतिक अस्थिरता, तीनों ही रीजन बिल्कुल सही दे रखे हैं। ठीक है, तो ये तीनों इसके रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है उसमें स्लो देखने के लिए मिल सकता है। हाल ही के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो जॉबलेस ग्रोथ की समस्या का सामना कर रही है। बिल्कुल कर रही है भाई। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये मतलब दे रखा है जी यहाँ पे। तो कहता है ये एक कैसी स्थिति, ये तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब दे रखा है, दोनों बातें बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे रीजन के अंदर लिखना चाहिए था कि क्यों कर रही है ऐसा। इन्हें तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब लिख दिया यहाँ पे।
ठीक है, मतलब नहीं लिखना था, क्यों कर रही है सामना जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है जब जीडीपी तो बढ़ती है लेकिन रोजगार में कोई वृद्धि नहीं होती है, ऐसी सिचुएशन को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। तो उसको रीजन लिखना चाहिए था यहाँ पे कि इसलिए फेस कर रही है, उसने रीजन ना लिख के जॉबलेस ग्रोथ का अर्थ लिख दिया। है दोनों सही, लेकिन रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के बड़े क्वेश्चनों के रिगार्डिंग, 3, 4 और 6 नंबर वाले। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है ये। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो आप लिखेंगे बिल्कुल करते हैं भाई। ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर औपचारिक ऋण प्रणाली की कमी को पूरा करने के लिए काम करते हैं। भारत में औपचारिक ऋण वितरण तंत्र अपर्याप्त है और इसे समग्र ग्रामीण समाज में पूरी तरीके से एकीकृत नहीं किया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण परिवारों को कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण के लिए, छोटे व्यवसाय की स्थापना के लिए महिलाओं को ऋण प्रदान करने की सहायता प्रदान करते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देते हैं। बेसिकली ये ग्रुप होता है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो कि फीमेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटीज देता है। इसके मेंबर्स जो है बेसिकली फीमेल्स होती है, जो भी अपना काम वाम स्टार्ट करना चाहता है तो छोटे मोटे उसके लिए ऋण प्रदान करते हैं ये। ठीक है, इसका अर्थ, इसका महत्व भी मैंने आपको बताया, इसका महत्व भी पूछा जाता है तो वो अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद कहता है कि भारत सरकार ने कृषि विपणन को बढ़ाने के लिए, उसकी गतिविधियों को सुधार करने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। कृषि विपणन जो है ग्रामीण विकास का एक फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, कृषि विपणन क्या होता है, इसमें किन किन एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है, कृषि विपणन के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, ठीक है, क्या क्या समस्याएं कृषि विपणन फेस करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली वीडियो के अंदर इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो सरकार ने भाई मार्केटिंग को ट्रांसपेरेंसी की है, भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराई है, MSP जैसी नीतियां लेके आई है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सही करी है, कई सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सारा, देख लीजिए। केस स्टडी, अब ये केस स्टडी जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें बताना है कि इस आपदा को रोकने के लिए, इस आपदा को इस चित्र को पहचानिए और ये जो चल रहा है इसको रोकने के लिए क्यों जो है रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो है तीव्र औद्योगिक विकास के कारण वायु प्रदूषण की समस्या को दर्शा रहा है। ठीक है, तो जिससे जी कई सारी समस्या उत्पन्न होती है। वायु प्रदूषण को कैसे हम रोक सकते हैं, उसको जो है आप ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब चीजों का यूज करके आप वायु प्रदूषण को जो है रोक सकते हैं। तो यहाँ वायु प्रदूषण की जो है बात की गई है। आप देखोगे ये चिमनियाँ वगैरह है, यहाँ से धुआं वगैरह, फैक्ट्रियों का कूड़ा कचरा, धुआं वगैरह सब आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र को गतिहीन बनाने वाले किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए कि किस वजह से जो एग्रीकल्चर सेगमेंट है वो स्टैग्नेंट रह गया। तो जमींदारी प्रथा के बारे में आप लिख देंगे और सिंचाई सुविधाओं का अभाव लिख देंगे। ठीक है, और क्रॉप्स के बारे में भी लिख सकते हैं कि बेसिकली ये 2 लिख देंगे, जमींदारी प्रथा, ठीक है, और सिंचाई सुविधाओं का अभाव। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान सरकार द्वारा प्रारंभ किए कर व्यवस्था में सुधार से संबंधित किन्हीं 2 उदारीकरण उपायों को बताइए। उदारीकरण के अंतर्गत मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मल्टीपल सेगमेंट के अंदर सरकार ने सुधार किए थे। ठीक है, जैसे औद्योगिक, कर, फाइनेंस, एक्सटर्नल, तो इसमें वो कर के बारे में पूछ रहा है। तो टैक्स की दरों को कम करा गया। ठीक है, और एक अच्छा हमने टैक्स सिस्टम अडॉप्ट किया, GST को लेकर आए, कई सारी चीजें थी, लेकिन GST तो बाद में आया, हमें उस टाइम के बताने 1991 के। ठीक है, तो हमने उस टाइम पे क्या क्या करा, टैक्स में एक तो कमी कर दी और करदाता की ओर से बेहतर अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए कई कर भुगतान प्रक्रियाओं को सरल बनाया, ईजी बनाया, ताकि टैक्स पेयर टैक्स पे करे। फिर कहता है कि किसी राष्ट्रीय मानव पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास के मध्य धनात्मक संबंध होता है। तो यहाँ पे आपको महत्व बताना है मानव पूंजी निर्माण का और आर्थिक विकास का।
ठीक है, इसकी वजह से किस तरीके से आर्थिक विकास होता है। ये तो बुक का सीधा सीधा आपका क्वेश्चन है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है बुक में, आप देखेंगे जब मानव पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास, तो ये लिख दीजिएगा, ये तो आसान है। ये क्वेश्चन देखिए, ये 4 नंबर का, मैं कह रहा हूँ इससे फ्री के नंबर शायद ही इस पेपर के अंदर होंगे। 3 क्वेश्चन मैं आपको दिखा चुका हूँ जो फ्री के नंबर हैं आपके लिए। भारत और चीन में कंपैरिजन करना है, किस बेस पे? उत्पादन के, रोजगार के क्षेत्र पे, ठीक है, सिर्फ भारत और चीन का, पाकिस्तान का नहीं करना। भारत और चीन का, भारत और चीन का। यहाँ सकल मूल्य वृद्धि दे रखा है, यहाँ कार्यबल दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपनी एक्सप्लेनेशन इस तरीके से लिखनी है कि ये डेटा आपके उसमें आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कृषि क्षेत्र में भारत का 16% है, चीन का 7 है, इसका 30 है, इसका 41 है, इसका 54 है, इसका 52 है, ठीक है। पहले ये लिख देंगे, फिर कार्यबल का लिख देंगे। कार्यबल में इसका 43 है, इसका 26 है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है। ये एक डेटा बस आना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। बस इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देनी है आपको कि ये डेटा आपकी एक्सप्लेनेशन में आ जाए। आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी लिखेंगे, बस इस डेटा को एक्सप्लेन कर दी। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा कम भी नहीं लिखो, भारत का 43 है, इसका 26 है, इसका 25 है, इसका 28, इसका 32, इसका 46, इतना भी अगर लिख दोगे ना तो भी आपको जो है नंबर मिलेंगे। 4 नंबर ये फ्री के हैं, फ्री के। अमित एक निजी कंपनी में नियमित कर्मचारी के रूप में काम करता है, जहां 12 श्रमिक जो हैं वो नियुक्त हैं। कितने हैं? केवल 12। क्या वह औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए, ठीक है। तो औपचारिक क्षेत्र का कार्यरत अमित, औपचारिक क्षेत्र में वह सभी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र शामिल होते हैं जिसमें 10 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं। तो अगर 10 से कम बोलता तो फिर यह क्या हो जाता? अनौपचारिक हो जाता। अब ये औपचारिक है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के किन्हीं 2 स्रोतों को बताइए, कहाँ से हम डेटा ले सकते हैं? जनगणना से और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति की रिपोर्ट से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा जाता है ये कहाँ से हमें डेटा मिलता है बेरोजगारी का। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पे विचार कीजिए कि क्यों फीमेल एजुकेशन को हमको जो है प्रमोट करना चाहिए, क्यों फीमेल्स को ज़्यादा। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पिछले वाले सैंपल पेपर में भी यही क्वेश्चन था। आपको लिखना है कि इससे जो है अपने जीवन के बारे में फीमेल्स महत्वपूर्ण निर्णय ले पाती है, उसको शिक्षित करने से प्रजनन दर और महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है, समुदाय का उत्थान होता है और देश जो है सतत विकास और विकास करता है। इस तरीके से आप इसको लिख के आएंगे। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में लोगों की भागीदारी की दर जो है वो ज़्यादा है। कहता है शहरी क्षेत्र, गांव में लोग जो है ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं एज कंपैरिजन टू शहर। तो आपको लिखना है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास सीमित संसाधन होते हैं, अधिक आय अर्जित करने के लिए लोग रोजगार बाजार में अधिक भाग जो है क्या करते हैं? लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों का एक बड़ा वर्ग औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है और उनके पास रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में लोग योग्यता और कुशल के अनुरूप उपयुक्त नौकरियों की तलाश करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज़्यादा काम करते हैं एज कंपेयर टू शहर। प्रच्छन्न बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए, जहाँ पे जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं, उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और इस पे प्रभाव लिख दीजिए, ठीक है। उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता, इसलिए देश में उत्पादन रोजगार में किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं होता है। इनको हटा भी देंगे तो भी प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये एक लंबा चौड़ा वो दे दिया, इसके बिहाफ पे 2 आंसर बताने हैं। तो भारत सरकार ने आर्थिक विकास के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक बड़ी भूमिका पे बल दिया था। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो बिल्कुल ठीक है। ऊपर सब कुछ दे रखा होगा पैराग्राफ में, ठीक है, सब कुछ दे रखा होगा तो आपको पता भी है कि हाँ भाई बिल्कुल सही है। औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार श्रेणियों को 3 उसमें बांटा गया था। तो देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा अनुसूची ए, अनुसूची बी, अनुसूची 3, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 3 श्रेणियों में बांटा गया था, बिल्कुल बांटा गया था जी 1956 की औद्योगिक नीति में। अनुसूची ए में ये था, अनुसूची बी में ये था, अनुसूची सी में ये था, ठीक है। तो ये सीधा सीधा यहाँ ये फ्री फ्री के नंबर हैं भाई, फ्री के, ठीक है। उसके बाद कहता है बस यही है, ये मतलब 5 क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं और उसका 5 क्वेश्चन जो आपके लिए मतलब फ्री के नंबर हैं, फ्री के।
इसके आसान क्वेश्चन शायद ही कोई होगा, मतलब 6-6 नंबर के फ्री के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।